तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वैन हेल्सिंग नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें एक जैसे पहले देखने को मिल चुका है। इसका पार्ट 1 वेल हेल्सिंग 2 नाम की इस मूवी के बारे में। दोस्तों पूरी जानकारी मैं इसकी अपकमिंग मूवी के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ पिछली मूवी की प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट पूरी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे और इसके बारे में मैं आपको और जानकारी आगे देता हूँ। एक एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे स्टीफन सोमरस ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें ह्यू जैकमैन ने राक्षस शिकारी वैन हेल्सिंग और केट बेकिंसले ने अन्ना वैलेरियस की भूमिका निभाई है। वैन हेल्सिंग 1930 और 1940 के दशक की यूनिवर्सल हॉरर मॉन्स्टर फिल्मों यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा निर्मित, जो बदले में आंशिक रूप से ब्रैम स्टोकर और के उपन्यासों पर आधारित थी, लिए एक श्रद्धांजलि है जिसके सोमरस प्रशंसक है। नामांकित चरित्र आयरिश लेखक ब्रैम स्टोकर के उपन्यास ड्रैकुला से डच पिशाच शिकारी अब्राहम वान हेल्सिंग से प्रेरित था। यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित फिल्म में कई राक्षस शामिल हैं, जैसे काउंट ड्रैकुला और अन्य पिशाच, फ्रैंकस्टीन का राक्षस, ड्यूगर, मिस्टर हाइड और वेयरवोल्फ। एक तरह से मल्टी मॉन्स्टर फिल्में हैं जो यूनिवर्सल ने 1940 के दशक में बनाई थीं, जैसे फ्रैंकस्टीन मीट्स द वुल्फ मैन, हाउस ऑफ फ्रैंकस्टीन और हाउस ऑफ ड्रैकुला। फिल्म ने 160 से 170 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 300.2 मिलियन डॉलर की कमाई की, लेकिन आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। कथानक 1887 के ट्रांसिल्वेनिया में डॉक्टर विक्टर फ्रैंकस्टीन अपने सहायक इगोर और काउंट ड्रैकुला की मदद से एक राक्षस का निर्माण करता है। ड्रैकुला फ्रैंकस्टीन को मार देता है जब वह उस प्राणी के लिए पिशाच की योजनाओं के साथ जाने से इनकार कर देता है, जबकि इगोर, जो ड्रैकुला के वेतन पर है, निष्क्रिय होकर देखता है। जब भीड़ में हेल पर धावा बोलती है, राक्षस फ्रैंकस्टीन के शरीर के साथ एक पवनचक्की की ओर भाग जाता है। भीड़ पवनचक्की को जला देती है, जिससे राक्षस मर जाता प्रतीत होता है। एक साल बाद गैब्रियल वान हेल्सिंग, एक राक्षस शिकारी जो मानव जाति की रक्षा करने वाले संगठन नाइट्स ऑफ द होली ऑर्डर के लिए काम करता है, नोट्रेडेम डी पेरिस की यात्रा करता है और मिस्टर हाइड के साथ विवाद के बाद डॉ जेकेल को मार देता। ऑर्डर के वेटिकन सिटी मुख्यालय में वैन हेल्सिंग को ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा करने, ड्रैकुला को नष्ट करने और अन्ना और वेल्कन वैलेरियस की रक्षा करने का काम सौंपा गया है, जो एक प्राचीन रोमानियाई परिवार के अंतिम सदस्य हैं। उनके पूर्वज ने कसम खाई थी कि उनके वंशज ड्रैकुला को मार देंगे या अनंत काल तक यातनागृह में रहेंगे। ट्रांसिल्वेनिया में अन्ना और वेल्कन ड्रैकुला द्वारा नियंत्रित एक वेयरवोल्फ को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह वेल्कन के साथ एक घाटी में गिर जाता है और उसे काटता है, क्योंकि वेल्कन उसे चांदी की गोली से मारता है। वैन हेल्सिंग और हथियारों के आविष्कारक फ्रायर कार्ल एक गांव में पहुंचते हैं और ड्रैकुला की दुल्हनों वेरोना, मारिश्का और एलिरा के साथ अन्ना की लड़ाई में शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया में मारिश्का को मार देते हैं। उस रात वेल्कन अन्ना से मिलने जाता है और उसे ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन एक वेयरवोल्फ में बदल जाता है और भाग जाता है। वैन हेल्सिंग और अन्ना वेल्कन का पीछा करते हुए फ्रैंकस्टीन के महल तक पहुंचते हैं। वे ड्रैकुला की योजना पर ठोकर खाते हैं, जो फ्रैंकस्टीन के प्रयोगों की नकल करके अपने हजारों मरे हुए बच्चों को जीवन देने की योजना बना रहा है, जिसमें वेल्कन को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़ाई के दौरान ड्रैकुला का सामना वैन हेल्सिंग से होता है, जिसे वह अपना पुराना प्रतिद्वंद्वी मानता है। ड्रैकुला के बच्चे फ्रैंकनस्टाइन के मूल फॉर्मूले की कमी के कारण मरने से पहले जीवित हो जाते हैं। वैन हेल्सिंग और अन्ना भाग जाते हैं और पवनचक्की पर फ्रैंकनस्टाइन के राक्षस से टकराते हैं, जो बताता है कि वह ड्रैकुला के बच्चों को जीवन देने वाली फ्रैंकनस्टाइन की मशीन की कुंजी है। उनकी चर्चा को सुनकर वेल्कन इस नई जानकारी के साथ भाग जाता है। राक्षस को रोम लाने की कोशिश करते समय वैन हेल्सिंग और उसके दल पर बुडापेस्ट के पास दुल्हन और वेल्कन द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। वेरोना और वेल्कन मारे जाते हैं, लेकिन वैन हेल्सिंग को बाद में वेल्कन द्वारा काट लिया जाता है। एलिरा अन्ना का अपहरण कर लेती है और एक मुखौटा नृत्य में राक्षस के बदले में उसे बेचने की पेशकश करती है। वैन हेल्सिंग राक्षस को एक तहखाने में बंद कर देता है, लेकिन ड्रैकुला के सहयोगी उसे वापस ले आते हैं। वैन हेल्सिंग और कार्ल अन्ना को बचाते हैं और मुखौटा नृत्य करने वाले मेहमानों से बचते हैं, जो पिशाच होते हैं।
सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने फिल्म को बहुत नापसंद किया। लेखक निर्देशक स्टीफन सोमर ने विभिन्न हॉरर फिल्मों और कहानियों से कथानक को एक साथ जोड़ा है और चमक और चकाचौंध के साथ चीजों को पेश करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी फिल्म बस वहीं पड़ी है जिसमें बुद्धि, कलात्मकता और आंतरिक तर्क की पूरी तरह कमी है। सोमर यहाँ जो करने की कोशिश करते हैं वह दर्शकों को शामिल करने के लिए एक्शन को एकमात्र साधन के रूप में उपयोग करना है, इसलिए कहानी का बलिदान कर दिया जाता है। चरित्र विकास न के बराबर है और भावनाओं को भड़काने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसके बजाय सोमर अपनी आस्तीन में रंगीन रिबन, चमकीले फुलझड़ियां और एक काजू के अलावा कुछ भी नहीं लेकर 2 घंटे तक दर्शकों को बांधे रखने की कोशिश करते हैं। वह जो साबित करते हैं वह यह है कि यह फिल्में बनाने का कोई तरीका नहीं है। 13 शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और कहा कि शुरुआत में हमें डर लग सकता है कि सोमरस बस एक ओवरकिल के लिए जा रहा है, लेकिन अंत तक वह किसी तरह अपने सभी राक्षसों और कथानक के धागों को एक उच्च वोल्टेज चमोत्कर्ष में इकट्ठा करने में सफल रहा है। वैन हेल्सिंग मूर्खतापूर्ण, शानदार और मजेदार है। 14 पुरस्कार। अन्ना के महल में कार्ल बताता है कि ड्रैकुला वैलेरियस द एल्डर का बेटा है। जब 1462 में उसे ईश्वर के बाएं हाथ ने मार डाला तो ड्रैकुला ने शैतान के साथ समझौता किया और फिर से जीवित हो गया। वैलेरियस को ड्रैकुला को मारने और अपने पूरे परिवार के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहा गया था। अपने बेटे को मारने में असमर्थ उसने उसे एक बर्फीले किले में कैद कर दिया। एक टुकड़ा जिसे कार्डिनल ने वेटिकन सिटी में वैन हेल्सिंग को वापस दिया, ड्रैकुला के महल का रास्ता खोलता है। वे राक्षस को ढूंढते हैं जो बताता है कि ड्रैकुला के पास लाइकेनोथ्रोपी का इलाज है, क्योंकि केवल एक वेयरवोल्फ ही उसे मार सकता है। अभिशाप से लड़ते हुए वैन हेल्सिंग अन्ना और कार्ल को इलाज वापस लाने के लिए भेजता है। इस प्रक्रिया में इगोर को मार देता है। वैन हेल्सिंग राक्षस को मुक्त करने का प्रयास करता है, लेकिन बिजली गिरने से ड्रैकुला के बच्चे जीवित हो जाते हैं। ड्रैकुला और वैन हेल्सिंग अपने पार्श्विक रूप में बदल जाते हैं और लड़ते हैं, जबकि फ्रैंकस्टीन का राक्षस अन्ना को एलीरा से बचने में मदद करता है। फिर अन्ना कार्ल की मदद से एलीरा को मार देती है। जब दोनों अपने मानव रूप में वापस आते हैं तो ड्रैकुला बताता है कि यह वैन हेल्सिंग था जिसने उसे मारा था और उसकी याददाश्त वापस लाने की पेशकश करता है। वैन हेल्सिंग मना कर देता है और अपने वेयरवोल्फ रूप में वापस लौटने के बाद ड्रैकुला को मार देता है, जिससे उसके बच्चों की मौत हो जाती है। अन्ना वैन हेल्सिंग को इलाज का इंजेक्शन देती है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह खुद भी मारा जाता है। वैन हेल्सिंग और कार्ल अन्ना के शरीर का अंतिम संस्कार समुद्र के किनारे एक चट्टान पर करते हैं। फ्रैंकस्टीन का राक्षस शहर छोड़ देता है और वैन हेल्सिंग स्वर्ग में अन्ना की आत्मा को उसके परिवार के साथ फिर से मिलते हुए देखता है। वैन हेल्सिंग और कार्ल सूर्यास्त में चले जाते हैं। ढालना। ह्यू जैकमैन ने गैब्रियल वैन हेल्सिंग की भूमिका निभाई, जो राक्षसों का एक महान शिकारी था। केट बेकिंसले, अन्ना वैलेरियस, एक प्राचीन रोमानियाई परिवार की अंतिम वंशज। रिचर्ड रॉक्सबर्ग, काउंट व्लादिस्लाउस ड्रैकुला, एक शक्तिशाली पिशाच। डेविड वेनहम, कार्ल, पवित्र आदेश के एक भिक्षु। शूलर हेंसले, फ्रैंकनस्टाइन के राक्षस के रूप में। केविन जे ओकॉनर, इगोर, फ्रैंकस्टीन का सेवक जो अब ड्रैकुला के लिए काम कर रहा है। विल केम्प, वेल्कन वैलेरियस, अन्ना का भाई जो एक वेयरवोल्फ में बदल जाता है। एलेना अनाया, एलीरा, ड्रैकुला की दुल्हनों में से एक। सिल्विया कोलोका, वेरोना, ड्रैकुला की दुल्हनों में से एक। जोसी मारन, मारिश्का के रूप में ड्रैकुला की दुल्हनों में से एक। एलन आर्मस्ट्रांग, कार्डिनल जिनेट के रूप में पवित्र आदेश में वैन हेल्सिंग के वरिष्ठ। टॉम फिशर, अंडरटेकर के रूप में। सैमुअल वेस्ट, विक्टर फ्रैंकनस्टाइन के रूप में। स्टीफन फिशर, डॉ हेनरी जेकेल के रूप में। रॉबी कोल्ट्रेन, मिस्टर हाइड की आवाज के रूप में। उत्पादन। यूनिवर्सल पिक्चर्स अपने प्रतिष्ठित मूवी मॉन्स्टर्स को फिर से बनाना चाहता था और उस फॉर्मूले को दोहराना चाहता था जो द ममी 1999 और द ममी रिटर्न्स 2001 दोनों के लिए कारगर रहा था। यह न केवल स्टीफन सोमरस को निर्देशक के रूप में लाकर बल्कि 7 मई 2004 की रिलीज तिथि के साथ भी किया गया था, जो 1999 में द ममी के खुलने के 5 साल बाद की तारीख थी।
द ममी ने क्लासिक मॉन्स्टर को एक्शन एडवेंचर टोन में लिया, इसलिए वैन हेल्सिंग के साथ भी ऐसा ही करना समझदारी थी। जबकि द ममी इंडियाना जोन्स से बहुत प्रेरित थी, वैन हेल्सिंग ने जेम्स बॉन्ड फिल्मों से काफी प्रेरणा ली। 5. रिचर्ड रॉक्सबर्ग, जिन्हें ड्रैकुला की भूमिका दी गई थी, ने कहा कि उन्हें पुरानी यूनिवर्सल मॉन्स्टर फिल्में क्लॉस किंस्की की नोस्फेरातु और गैरी ओल्डमैन की ड्रैकुला बहुत पसंद हैं और आमतौर पर उन्हें अंधेरे, उदास, भोलेपन से भरी जर्मनिक किस्म की मॉन्स्टर फिल्में पसंद है। भूमिका के लिए अपने शारीरिक परिवर्तन के बारे में रॉक्सबर्ग ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन है। जाहिर है कि बाल काले हैं और मैं एक रोमानी राजा या नेता, एक फीके अभिजात वर्ग की भावना चाहता था। मुझे वह जिप्सी तत्व पसंद आया, इसलिए यह किरदार बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं दिखता। 6. साउंड ट्रैक। फिल्म का मूल साउंड ट्रैक एलन सिल्वेस्ट्री द्वारा रचित था। व्यापार। वीडियो गेम। विवेंडी यूनिवर्सल गेम्स ने प्लेस्टेशन 2, एक्सबॉक्स और गेम बॉय एडवांस के लिए वैन हेल्सिंग वीडियो गेम प्रकाशित किया। इस गेम की कहानी फिल्म के समान है, गेमप्ले डेविल में क्राई के समान है और PS2 और एक्सबॉक्स संस्करणों में ह्यूग जैकमैन सहित कई अभिनेताओं की आवाजें शामिल हैं। स्लॉट खेल। वैन हेल्सिंग इंटरनेशनल गेम टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित एक स्लॉट गेम में भी शामिल है। यह गेम वास्तविक दुनिया के कैसीनो और ऑनलाइन में उपलब्ध है। हालांकि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, इटली, नीदरलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, रूस, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, तुर्की और अमेरिका के उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन गेम खेलने से बाहर रखा गया है। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने मई के 7 से 9, 2004 के शुरुआती सप्ताहांत में एक पर रहते हुए $51 मिलियन कमाए। फिल्म ने अंततः दुनिया भर में यूनस 300, 257, 475 की कमाई की, जिसमें से यूनस 120, 177, 084 अमेरिका से थी। 3. आलोचनात्मक स्वीकार्यता। वैन हेल्सिंग को आलोचकों से आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। 7. समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 224 सर्वेक्षण किए गए आलोचकों में से 24% ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी। औसत रेटिंग 4.28 है। साइट की आम सहमति फिल्म को खोखले प्राणी की विशेषता जो CGI अधिभार से ग्रस्त है, कहती है। 8. मेटाक्रिटिक ने 38 समीक्षाओं के आधार पर इसे 35/100 रेटिंग दी। 9. सिनेमास्कोर द्वारा पोल किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 10. रिव्यूज के जेम्स बेराडिनेली ने एक बेहद नकारात्मक समीक्षा दी, फिल्म को 4 में से आधा स्टार दिया और इसे बैटलफील्ड अर्थ के बाद से सबसे खराब ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर कहा। इसके अलावा उन्होंने लिखा, इसमें कई अनजाने में मज़ेदार क्षण हैं। हालांकि कुल मिलाकर अनुभव मेरे लिए इतना दर्दनाक था कि मैं इसे इतना बुरा, यह अच्छा है, कहने में सक्षम नहीं था। हालांकि कुछ लोग निस्संदेह इसे इस तरह से देखेंगे। उन्हें और अधिक शक्ति मिले क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए एक मजबूत संविधान और आत्मयातना की क्षमता से अधिक कुछ की आवश्यकता होती है। 11. द एरिज़ोना रिपब्लिक के बिल मुलर ने इसे 5 में से 2 की रेटिंग दी, यह समझाते हुए कि फिल्म एक ऐसी फिल्म की तरह दिखती है जिसे कंप्यूटर के शौकीनों से भरे कमरे में डोरिटोस चबाते हुए और ड्रैकुला के नुकीले दांतों को डिजाइन करने के बीच वोल्फेंस्टीन खेलते हुए इकट्ठा किया गया है। स्टीफन सोमर्स, जन्म 20 मार्च 1962, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता हैं, जिन्हें बड़े बजट की एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है, जैसे द ममी 1999, इसका सीक्वल द ममी रिटर्न्स 2001, वैन हेल्सिंग 2004 और G.I. जो द राइज ऑफ कोब्रा 2009। उन्होंने द एडवेंचर्स ऑफ हक फिन 1993, रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक 1994 का डिज्नी का लाइव एक्शन संस्करण और एक्शन हॉरर फिल्म डीप राइजिंग 1998 का भी निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन। स्टीफन सोमरस का जन्म इंडियानापोलिस में हुआ था, एक और सेंट क्लाउड, मिनेसोटा में पले बढ़े, जहां उन्होंने सेंट क्लाउड अपोलो हाई स्कूल में पढ़ाई की। वह मिनेसोटा के कॉलेजविले में सेंट जॉन विश्वविद्यालय और स्पेन में सेविले विश्वविद्यालय से स्नातक है। स्नातक होने के बाद
उन्होंने 4 साल थिएटर समूहों में एक अभिनेता के रूप में प्रदर्शन किया और पूरे यूरोप में रॉक बैंड का प्रबंधन किया। वह अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए और लॉस एंजल्स चले गए, जहां उन्होंने 3 साल तक यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में भाग लिया, मास्टर डिग्री हासिल की और पुरस्कार विजेता लघु फिल्म परफेक्ट अलीबी का लेखन और निर्देशन किया। आजीविका। परफेक्ट अलीबी ने सोमरस को अपनी पहली फीचर फिल्म टीन रेसिंग फिल्म कैच मी इफ यू कैन को लिखने और निर्देशित करने के लिए स्वतंत्र फंडिंग हासिल करने में मदद की, जिसे उनके गृहनगर सेंट क्लाउड में $8 लाख में फिल्माया गया था। 2. यह फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में $7 मिलियन में बेची गई थी और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में वीडियो पर पहली बार प्रदर्शित हुई थी। लगभग 4 साल बाद दिवालिया हो जाने और अपने घर पर कब्जा होने के खतरे में 3. उन्होंने वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए मार्क ट्वेन की क्लासिक द एडवेंचर्स ऑफ हक फिन के एक रूपांतरण को लिखा और निर्देशित किया, साथ ही रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक भी। बाद में उन्होंने गनमैन और टॉम एंड हक के लिए पटकथाएं लिखीं, जिसे उन्होंने डिज्नी के लिए कार्यकारी निर्माता भी बनाया। 1997 में रिचर्ड ड्रेफस और एलिजा वुड अभिनीत ओलिवर ट्विस्ट के एक टीवी संस्करण के साथ और हॉलीवुड पिक्चर्स में एक स्टाफ लेखक के रूप में काम किया। वहां रहते हुए उन्होंने टेंटेकल नामक एक स्क्रिप्ट पर काम किया, जिसे बाद में उन्होंने 1998 में डीप राइजिंग शीर्षक के तहत निर्देशित किया। 1999 में उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियोज की द ममी की बड़े बजट की रीमेक लिखी और निर्देशित की। यह फिल्म एक जबरदस्त हिट रही और सोमरस को 2000 में एकेडमी ऑफ साइंस फिक्शन, फैंटेसी एंड हॉरर फिल्म्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ लेखक के लिए 2 सैटर्न अवार्ड्स नामांकन प्राप्त हुए। 2 साल बाद एक सफल सीक्वल द ममी रिटर्न्स आई और उन्होंने 2002 की द स्कॉर्पियन किंग का सहलेखन और निर्माण भी किया, जो द ममी रिटर्न्स का प्रीक्वल बटा स्पिन ऑफ था। 2004 में सोमर्स ने संपादक निर्माता साझेदार बॉब डुसे के साथ अपनी स्वयं की कंपनी द सोमर्स कंपनी की स्थापना की और वैन हेल्सिंग के साथ थिएटर स्क्रीन पर लौट आए। यह फिल्म महान पिशाच शिकारी गैब्रियल वैन हेल्सिंग को यूनिवर्सल मूवी राक्षसों की तिकड़ी के खिलाफ खड़ा करती है। काउंट ड्रैकुला, द वुल्फ मैन और फ्रैंकस्टीन का राक्षस। वैन हेल्सिंग के प्रीमियर से पहले ही सोमर्स और डुसे ने एनबीसी के लिए ट्रांसिल्वेनिया नामक एक स्पिन-ऑफ टीवी श्रृंखला विकसित करना शुरू कर दिया था। हालांकि फिल्म के किसी भी चरित्र को शामिल नहीं किया गया था, श्रृंखला, जिसके लिए फिल्म के प्राग सेट का उपयोग किया जाना था, टेक्सास के एक युवा चरवाहे के बारे में थी जो ट्रांसिल्वेनिया में शेरिफ बन जाता। वैन हेल्सिंग के बाद से सोमरस कई परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं। उन्हें मूल रूप से नाइट एट द म्यूजियम का निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण बाहर कर दिया गया। वे व्हेन वर्ल्ड्स कोलाइड, स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा कार्यकारी निर्मित होने वाली के रीमेक से भी जुड़े थे। 5. फ्लैश गॉर्डन का एक नया बड़े पर्दे का रूपांतरण। 6. केनेथ ओपेल के उपन्यास पर आधारित एयरबॉर्न नामक एक साहसिक फिल्म। 7. सारा डन के उपन्यास पर आधारित द बिग लव नामक एक रोमांटिक साहसिक कहानी। 6. और फ्रांसीसी फिल्म लेस विक्टिम्स का रीमेक। सोमरस ने तीसरी ममी फिल्म, जिसका शीर्षक द ममी टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर था, का निर्देशन करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वे इसके निर्माताओं में से एक बन गए। 8. सोमरस ने पैरामाउंट पिक्चर्स की 2009 की लाइव एक्शन फिल्म जीआई जो द राइज ऑफ कोब्रा का निर्देशन किया और एक निर्माता के रूप में भी काम किया। 9. उस समय के आसपास वह वार्नर ब्रदर्स के लिए टार्जन रूपांतरण विकसित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस परियोजना को छोड़ दिया। 10. उनकी सबसे हालिया फिल्म और थॉमस प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ मुकदमों के कारण रिलीज से विलंबित हो गई थी। 11. लेकिन अंततः रिलीज हो गई। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता नोट्स। 1988 परफेक्ट अलीबाई हा 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 लघु फिल्म। 12. 1989 अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो हा। ह्यूग माइकल जैकमैन एसी, जन्म 12 अक्टूबर 1968, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता है। थिएटर और टेलीविजन से शुरुआत करते हुए जैकमैन ने एक्समैन फिल्म फ्रेंचाइज में वुल्वरिन के रूप में अपनी सफल भूमिका निभाई और एक्समैन 2000 से लेकर डेडपूल और वुल्वरिन 2024 तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काम किया। स्क्रीन और स्टेज दोनों पर प्रमुख उन्हें विभिन्न पुरस्कार मिले हैं, जिनमें प्राइम टाइम एमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड और 2 टोनी अवार्ड शामिल हैं। साथ ही एक अकादमी पुरस्कार और एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड के लिए नामांकन भी शामिल हैं।
जैकमैन को 2019 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नियुक्त किया गया था। जैकमैन ने विभिन्न शैलियों की फिल्मों में काम किया है, जिनमें रोमांटिक कॉमेडी केट एंड लियोपोल्ड 2001, एक्शन हॉरर वैन हेल्सिंग 2004, ड्रामा द प्रेस्टीज 2006, पीरियड रोमांस ऑस्ट्रेलिया 2008, साइंस फिक्शन रियल स्टील 2011, म्यूजिकल लेस मिजरेबल्स 2012, थ्रिलर प्रिजन्स 2013, म्यूजिकल द ग्रेटेस्ट शोमैन 2017, राजनीतिक ड्रामा द फ्रंट रनर 2018 और क्राइम ड्रामा बैड एजुकेशन 2019 शामिल हैं। लेस मिजरेबल्स में जीन वल्जेन की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों फ्लश्ड अवे, ए हैप्पी फीट दोनों 2006 और राइज ऑफ द गार्डियंस 2012 में आवाज की भूमिकाएं भी प्रदान की। जैकमैन को 1995 में ब्यूटी एंड द बीस्ट के मूल ऑस्ट्रेलियाई प्रोडक्शंस में गैस्टन के रूप में और 1996 में सनसेट बुलेवार्ड में जो गिलिस के रूप में उनकी शुरुआती थिएटर भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 1998 में ओक्लाहोमा के वेस्ट एंड पुनरुद्धार में कली मैकलेन के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 2002 में उन्होंने कार्नेगी हॉल में बिली बिगेलो के रूप में कैरोसेल के एक संगीत कार्यक्रम में अपना अमेरिकी मंच की शुरुआत की। ब्रॉडवे पर उन्होंने द बॉय फ्रॉम ओज में पीटर एलन की भूमिका के लिए एक संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2004 टोनी पुरस्कार और ड्रामा डेस्क पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन। जैकमैन का जन्म सिडनी, न्यू साउथ वेल्स में ग्रेस मैकनील, नी ग्रीनवुड और क्रिस्टोफर जॉन जैकमैन 2 के यहाँ हुआ था, जो कैम्ब्रिज से शिक्षित अकाउंटेंट थे। 3-4 उनके माता पिता अंग्रेज थे और 10 पाउंड पोम्स आव्रजन योजना के तहत 1967 में ऑस्ट्रेलिया आए थे। 4 इस प्रकार अपनी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता के अलावा जैकमैन यूके में जन्मे माता पिता के घर पैदा होने के कारण ब्रिटिश नागरिकता भी रखते हैं। 5-6 उनके पैतृक परदादाओं में से एक निकोलस इसिडोर बेलस ग्रीक थे। 7-8 ओटोमन साम्राज्य, अब ग्रीस में से। 9-10 उनके माता पिता धर्मनिष्ठ ईसाई थे, जिन्हें उनकी शादी के बाद इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम ने धर्मांतरित कर दिया था। 11 उनकी एक छोटी सौतेली बहन भी है, जो उनकी मां के पुनर्विवाह से है। 12 जब वे 8 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और जैकमैन अपने पिता और 2 भाइयों के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहे, जबकि उनकी मां जैकमैन की 2 बहनों के साथ इंग्लैंड वापस चली गईं। 4-13-14 बचपन में जैकमैन को बाहर घूमना पसंद था। वे समुद्र तट पर और पूरे ऑस्ट्रेलिया में कैंपिंग ट्रिप और स्कूल की छुट्टियों में बहुत समय बिताते थे। वे दुनिया देखना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैं रातें एटलस को देखते हुए बिताता था। मैंने तय किया कि मैं विमान में शेफ बनना चाहता हूँ। चूंकि मैं विमान में गया था और विमान में खाना था, इसलिए मैंने मान लिया कि वहाँ कोई शेफ होगा। मुझे लगा कि यह एक आदर्श नौकरी होगी। 15 जैकमैन ने पिम्बल पब्लिक स्कूल में प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई की और बाद में सिडनी के अपर नॉर्थ शोर पर स्थित ऑलबॉयज नॉक्स ग्रामर स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1985 में माई फेयर लेडी के प्रोडक्शन में अभिनय किया और 1986 में स्कूल कैप्टन बने। 16 उन्होंने 1987 में एक गैप ईयर बिताया। 17 जहां उन्होंने इंग्लैंड के यूपिंगम स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में काम किया। 18-19 वापस आने पर उन्होंने सिडनी के टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 1991 में संचार में बीए के साथ स्नातक किया। 20 विश्वविद्यालय के अपने अंतिम वर्ष में उन्होंने अतिरिक्त क्रेडिट पूरा करने के लिए एक ड्रामा कोर्स किया। कक्षा ने जैकमैन के साथ वेक्लाव हैवेल के द मेमोरेंडम को मुख्य भूमिका में किया। 11 बाद में उन्होंने टिप्पणी की। बीए प्राप्त करने के बाद जैकमैन ने सिडनी में एक्टर्स सेंटर में 1 साल का कोर्स द जर्नी पूरा किया। 11 पूर्णकालिक अभिनय का अध्ययन करने के बारे में उन्होंने कहा, जब तक मैं 22 साल का नहीं हो गया तब तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा शौक कुछ ऐसा है जिससे मैं जीविकोपार्जन कर सकता हूँ। एक लड़के के रूप में मुझे हमेशा थिएटर में रुचि थी, लेकिन मेरे स्कूल में यह विचार था कि नाटक और संगीत ही व्यक्ति को पूर्ण बनाते हैं। यह वह नहीं था जो कोई जीविकोपार्जन के लिए करता हो। मैंने उस पर काबू पा लिया।
मुझे खड़े होने और यह कहने का साहस मिला, मैं यह करना चाहता हूँ। 22 द जर्नी पूरी करने के बाद उन्हें लोकप्रिय सोप ओपेरा नेबर्स में एक भूमिका की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। 23 जैकमैन ने कहा है कि उन्हें हमेशा से अभिनय पसंद था, लेकिन जब मैंने ड्रामा स्कूल में जाना शुरू किया तो मैं क्लास का मूर्ख था। यह मेरे लिए सही नहीं था। हर कोई बेहतर था, हर किसी के सफल होने की संभावना अधिक थी, हर कोई इसमें अधिक स्वाभाविक लगता था, और पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह अच्छा है। मुझे लगता है कि एक अभिनेता के रूप में पीछे से आना अच्छा है। मुझे लगता है कि ऑडिशन में यह सोचकर जाना अच्छा है, यार मुझे यह काम पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। 25 डेनियल क्रेग को इस किरदार के लिए चुने जाने से पहले जैकमैन से जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने पर विचार करने के लिए कहा गया था, लेकिन अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण उन्होंने इसे ठुकरा दिया। 2011 में ब्रिटिश प्रेस एसोसिएशन से बात करते हुए जैकमैन ने कहा, एक्समैन 2 की शूटिंग करने वाला था और वुल्वरिन मेरे जीवन में एक चीज बन गया था और मैं एक साथ 2 ऐसे प्रतिष्ठित किरदार नहीं करना चाहता था। 42 क्रिश्चियन बेल, माइकल केन और स्कारलेट जोहानसन के साथ जैकमैन ने क्रिस्टोफर नोलन की मिस्ट्री थ्रिलर द प्रेस्टीज 2006 में अभिनय किया। जैकमैन ने रॉबर्ट एंजियर का किरदार निभाया, जो एक कुलीन जादूगर है जो धोखे की कला में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में समकालीन अल्फ्रेड बोर्डेन बेल के साथ प्रतिद्वंद्विता करता है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जैकमैन ने फिल्म में अभिनय करने में रुचि व्यक्त की और नोलन का मानना था कि अभिनेता में चरित्र के गुण हैं। 43 जैकमैन ने एंजियर के अपने चित्रण को 1950 के दशक के अमेरिकी जादूगर चैनिंग पोलक पर आधारित किया। 44 प्रेस्टीज प्रशंसित और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 45-46 जैकमैन ने डैरेन एरोनोफ्स्की की साइंस फिक्शन फिल्म द फाउंटेन में 3 अलग अलग किरदार निभाए। टॉमी क्रियो, एक न्यूरोसाइंटिस्ट जो अपनी पत्नी इजी राहेल वीज के बीच उलझा हुआ है, जो ब्रेन ट्यूमर से मर रही है और उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। कैप्टन टॉमस क्रियो, 1532 से विले में एक स्पेनिश विजेता, और एक भावी अंतरिक्ष यात्री टॉम, जो एक इकोस्पेसक्राफ्ट में एक सुनहरे नेबुला की यात्रा करता है ताकि इजी के साथ फिर से मिल सके। जैकमैन ने कहा कि इस किरदार की शारीरिक और भावनात्मक मांगों के कारण द फाउंटेन उनकी अब तक की सबसे कठिन फिल्म थी। उद्धरण वांछित जैकमैन ने स्कारलेट जोहानसन के साथ वुडी एलेन की 2006 की फिल्म स्कूप में भी अभिनय किया। उस वर्ष उन्होंने एक्समैन द लास्ट स्टैंड में वुल्वरिन की भूमिका भी दोहराई। उन्होंने 2006 में 2 एनिमेटेड फिल्में कीं, हैप्पी फीट, जिसका निर्देशन जॉर्ज मिलर ने किया था, जिसमें उन्होंने मेम्फिस नामक एक सम्राट पेंगुइन की भूमिका को आवाज दी थी, और फ्लश्ड अवे, जिसमें जैकमैन ने रॉडी नामक एक चूहे की आवाज दी थी, जिसे एक परिवार के शौचालय से लंदन के सीवर सिस्टम में बहा दिया जाता है। फ्लश्ड अवे में केट विंसलेट और इयान मैककेलेन, जैकमैन का उनके साथ काम करने का चौथा मौका, ने सहाभिनय किया। उद्धरण वांछित 2007 में जैकमैन ने टेलीविजन म्यूजिकल ड्रामा सीरीज विवा लॉफ्लिन का निर्माण और अतिथि भूमिका निभाई, जिसे 2 एपिसोड के बाद सीबीएस ने रद्द कर दिया। 47 2007 में जैकमैन एक्टर्स सेंटर ऑस्ट्रेलिया के संरक्षक बन गए, जहां उन्होंने अध्ययन किया और अब भी वहीं हैं। उद्धरण वांछित 2008 से 2011 ब्रॉडवे पर वापसी। सितंबर 2011 में सिडनी में रियल स्टील के प्रीमियर पर ह्यू जैकमैन। 2008 में निर्देशक बाज लुहरमन ने अपनी बहुचर्चित महाकाव्य फिल्म ऑस्ट्रेलिया में रसेल क्रो की जगह जैकमैन को मुख्य भूमिका में लिया, जिसमें निकोल किडमैन भी सहकलाकार थीं। यह फिल्म नवंबर 2008 के अंत में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रिलीज हुई थी। जैकमैन ने एक सख्त, स्वतंत्र मवेशी चराने वाले की भूमिका निभाई थी, जो अनिच्छा से एक अंग्रेज कुलीन महिला की मदद करता है, जो अपने पति के ऑस्ट्रेलियाई मवेशी स्टेशन और वहां मिले मिश्रित नस्ल के आदिवासी बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। फिल्म के बारे में जैकमैन ने कहा, यह उन भूमिकाओं में से एक है जिसकी शूटिंग के दौरान मैं खुद को चुटकी बजाता रहा। मुझे अपने देश के इतिहास के सबसे अशांत समय में से एक पर आधारित एक बड़े बजट की, बेशर्मी से पुराने जमाने की रोमांटिक महाकाव्य फिल्म की शूटिंग करनी थी, जबकि उसी समय उस देश की प्राकृतिक सुंदरता, उसके लोगों, उसकी संस्कृतियों का जश्न मनाना था।
एक खुश आदमी के रूप में मरूंगा, यह जानकर कि मेरे सीवी में यह फिल्म है। 48 उस वर्ष पीपल मैगजीन ने जैकमैन को 2008 का सेक्सिएस्ट मैन अलाइव नामित किया। 49 जैकमैन ने ब्रॉडवे पर स्कोमफील्ड थिएटर में नाटक ए स्टेडी रेन के सीमित कार्यक्रम में डैनियल क्रेग के साथ सह-अभिनय किया, जो 10 सितंबर 2009 से 6 दिसंबर 2009 तक चला। 50 जैकमैन का सैन फ्रांसिस्को के करन थिएटर में 3 से 15 मई 2011 तक वन मैन शो था। 51 यह प्रोडक्शन उनके पसंदीदा ब्रॉडवे और हॉलीवुड म्यूजिकल नंबरों का मिश्रण था, जिसे ओक्लाहोमा और द बॉय फ्रॉम ओज जैसे शो से 17 पीस ऑर्केस्ट्रा का समर्थन प्राप्त था। शो का रन टाइम लगभग 100 मिनट था और इसमें जैकमैन की युवावस्था, परिवार और काम के स्लाइड शो भी शामिल थे, साथ ही दर्शकों के साथ कुछ आमने सामने की बातचीत भी थी। जैकमैन को साथ ही म्यूजिकल थिएटर के दिग्गज मर्ले डैंड्रिज और एंजेल रेडा का समर्थन प्राप्त था। 52-53 बाद में वे ब्रॉडहर्स्ट थिएटर में एक नए शो ह्यूग जैकमैन बैक ऑन ब्रॉडवे के साथ ब्रॉडवे पर लौटे। अपने अंतिम एकेडमी ग्रेजुएशन प्रदर्शन की रात को जैकमैन को कोरेली में एक भूमिका की पेशकश करते हुए एक फोन आया। तकनीकी रूप से 13 सेकंड के लिए बेरोजगार था। कोरेली ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री डेनिस रॉबर्ट्स द्वारा तैयार एबीसी पर एक 10 भाग की ड्रामा सीरीज थी। जैकमैन की पहली प्रमुख पेशेवर नौकरी थी और जहां उनकी मुलाकात उनकी भावी पत्नी डेबोराली फर्नेस से हुई थी। जैकमैन ने कहा कि मेरी पत्नी से मिलना इससे निकलकर आई सबसे बड़ी बात थी। 22 शो केवल एक सीजन तक चला। कोरेली के बाद जैकमैन मेलबर्न में मंच पर गए। 1996 में जैकमैन ने ब्यूटी एंड द बीस्ट के स्थानीय वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन में गैस्टन की भूमिका निभाई। जैकमैन की शुरुआती फिल्मों में एर्स्किनविले किंग्स और पेपरबैक हीरो 1999 शामिल हैं और उनकी टेलीविजन कृतियों में लॉ ऑफ द लैंड, एलिफैक्स एफपी, ब्लू हीलर्स और बैंजो पैटरसन की द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर शामिल हैं। 1998 में जैकमैन ऑस्ट्रेलिया के बाहर तब मशहूर हुए जब उन्होंने लंदन के वेस्ट एंड में रॉयल नेशनल थिएटर के प्रशंसित स्टेज प्रोडक्शन ओक्लाहोमा में कर्ली की मुख्य भूमिका निभाई। 11 इस प्रदर्शन के लिए उन्हें संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ओलिवियर पुरस्कार नामांकन मिला। जैकमैन ने कहा, मुझे पूरी तरह से लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कुछ हद तक यह प्रोडक्शन मेरे करियर की सबसे खास उपलब्धियों में से एक होगा। 26 उन्होंने उसी स्टेज म्यूजिकल के 1999 के फिल्म संस्करण में भी अभिनय किया, जिसे कई देशों में दिखाया गया है। 2000 से 2004 वुल्वरिन और एक्समैन के साथ सफलता। जैकमैन को ब्रायन सिंगर की एक्समैन 2000 में वुल्वरिन की भूमिका निभाकर सफलता मिली थी। यह इसी नाम की मार्वल कॉमिक्स टीम पर आधारित एक सुपरहीरो फिल्म थी। 27 पैट्रिक स्टीवर्ट, जेम्स मार्सडेन, फेमके जेनसेन और इयान मैकेलेन के सहकलाकार फिल्म म्यूटेंट के एक समूह की कहानी बताती है, जिनकी अलौकिक शक्तियों के कारण सामान्य मनुष्य उन पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जो मनुष्यों को खलनायकों से बचाने के लिए लड़ते हैं। यह भूमिका मूल रूप से रसेल क्रो के लिए लिखी गई थी, जिन्होंने इसके लिए जैकमैन का सुझाव दिया था। 28 जैकमैन का कहना है कि उनकी पत्नी ने उन्हें यह भूमिका न करने की सलाह दी थी क्योंकि उन्हें यह हास्यास्पद लगी थी। 29 उन्होंने शुरू में अपने चरित्र को विकसित करने के लिए भेड़ियों का अध्ययन किया। वुल्वरिन का किरदार निभाना जैकमैन के लिए मुश्किल था क्योंकि उसके पास बहुत कम संवाद थे, लेकिन उनमें बहुत सारी भावनाएं थीं। तैयारी के लिए उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड को डर्टी हैरी फिल्मों में और मेल गिब्सन को मैड मैक्स 2 में देखा। वहां ऐसे लोग थे जिनके पास अपेक्षाकृत कम संवाद थे, जैसे वुल्वरिन के पास थे, लेकिन आप सब कुछ जानते और महसूस करते थे। आमतौर पर नकल करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं देखना चाहता था कि इन लोगों ने इसे कैसे हासिल किया। 33 जैकमैन फिल्म के लिए अपने स्टंट खुद करने के लिए अड़े हुए थे। हमने वुल्वरिन की मूवमेंट स्टाइल पर बहुत काम किया और मैंने कुछ मार्शल आर्ट का अध्ययन किया। मैंने माइक टायसन की बहुत सारी लड़ाइयाँ देखीं, खासकर उनकी शुरुआती लड़ाइयाँ। उनकी शैली जानवरों के गुस्से के बारे में कुछ ऐसा था जो वुल्वरिन के लिए सही था। मैं लेखकों से कहता रहा, मुझे इसके लिए लंबी कोरियोग्राफ की गई लड़ाइयाँ न दे, लड़ाइयों को सुंदर न बनाए। 34 जैकमैन को वुल्वरिन के पंजे पहनने की भी आदत डालनी पड़ी। उन्होंने कहा, हर दिन अपने लिविंग रूम में मैं उन पंजों के साथ घूमता रहता था ताकि मैं उनका आदी हो जा। मेरे एक पैर पर निशान है,
गाल पर सीधे छेद हैं, माथे पर भी। मैं थोड़ा अनाड़ी हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने ऑडिशन के समय उन्हें यह नहीं बताया। 15 2003 में ब्रॉडवे के बाहर द बॉय फ्रॉम ओज के लिए ऑटोग्राफ देते हुए जैकमैन 6 फीट 2 इंच 1.88 मीटर के साथ जैकमैन वुल्वरिन से 11 इंच 28 सेंटीमीटर लंबे हैं, जिनके बारे में मूल कॉमिक बुक में कहा गया है कि वे 5 फीट 3 इंच 1.60 मीटर लंबे हैं। 35-36 इसलिए फिल्म निर्माताओं को अक्सर जैकमैन को असामान्य कोनों पर या केवल कमर से ऊपर से शूट करने के लिए मजबूर होना पड़ता था ताकि वह वास्तव में जितने लंबे हैं उससे छोटे दिखाई दें, और उनके सहकलाकारों ने प्लेटफॉर्म सोल पहने थे। जैकमैन को भूमिका के लिए बहुत अधिक मांसपेशियां भी जोड़नी थीं और श्रृंखला की चौथी फिल्म की तैयारी में उन्होंने 136 किलोग्राम 300 पाउंड से अधिक का बेंच प्रेस किया। 37 जैकमैन ने 2003 की X2, 2006 की एक्समैन द लास्ट स्टैंड और 2009 की प्रीक्वल एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरिन में अपनी भूमिका दोहराई, जहां ट्रॉय सिवन ने जेम्स हवलेट के युवा संस्करण की भूमिका निभाई। उन्होंने 2011 की एक्समैन फर्स्ट क्लास में वुल्वरिन के रूप में भी कैमियो किया। वह 2013 की द वुल्वरिन में फिर से वुल्वरिन की भूमिका के लिए लौटे, जो एक्समैन द लास्ट स्टैंड की घटनाओं के बाद एक स्टैंड अलोन सीक्वल है, और 2014 की सीक्वल एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में चरित्र को दोहराया, और 2016 की फॉलोअप एक्समैन एपोकैलिप्स में संक्षेप में। 38 2015 में जैकमैन ने घोषणा की कि द वुल्वरिन की 2017 की अगली कड़ी लोगान आखिरी बार थी जब वह भूमिका निभाएंगे। 39 इसने उन्हें लाइव एक्शन मार्वल सुपरहीरो के रूप में सबसे लंबे करियर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाया, हालांकि यह रिकॉर्ड तब से पार हो चुका है। 40-41 जैकमैन ने 2001 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म केट एंड लियोपोल्ड में लियोपोल्ड के रूप में अभिनय किया, एक भूमिका जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 11 जैकमैन एक विक्टोरियन अंग्रेजी ड्यूक की भूमिका निभाते हैं, जो गलती से 21वीं सदी के मैनहट्टन में समयात्रा करता है, जहां वह केट मेग रयान से मिलता है, जो एक संकी विज्ञापन कार्यकारी है। 2001 में जैकमैन ने जॉन ट्रेवोल्टा और हेली बेरी के साथ एक्शन ड्रामा स्वॉर्डफिश में भी अभिनय किया। यह दूसरी बार था जब जैकमैन ने बेरी के साथ काम किया, और दोनों ने एक्समैन फिल्मों में 3 बार और साथ काम किया है। उन्होंने 2001 में सैटरडे नाइट लाइव के एक एपिसोड की मेजबानी की। 2002 में जैकमैन ने सेंट ल्यूक के ऑर्केस्ट्रा के साथ कार्नेगी हॉल में एक विशेष संगीत कार्यक्रम में संगीतमय कैरोसेल में बिली बिगेलो की भूमिका के लिए गायन किया। 2004 में जैकमैन ने ऑस्ट्रेलियाई गीतकार और कलाकार पीटर एलन की हिट संगीतमय द बॉय फ्रॉम ओज में 2003 से 2004 ब्रॉडवे भूमिका के लिए संगीत में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार और ड्रामा डेस्क पुरस्कार जीता, जिसे उन्होंने 2006 में ऑस्ट्रेलिया में भी प्रदर्शित किया। 11 इसके अलावा जैकमैन ने 2003, 2004 और 2005 में टोनी पुरस्कारों की मेजबानी की और सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। 2004 के टोनी पुरस्कारों की उनकी मेजबानी ने उन्हें विविधता, संगीत या हास्य कार्यक्रम में उत्कृष्ट व्यक्तिगत कलाकार के लिए एमी पुरस्कार दिलाया। 2003 की X2 के बाद जैकमैन ने 2004 की फिल्म वैन हेल्सिंग में राक्षस हत्यारे गैब्रियल वैन हेल्सिंग की शीर्षक भूमिका निभाई। 11 जैकमैन और फिल्म का उल्लेख ब्रूस ए मैक्लेलैंड की पुस्तक स्लेयर्स एंड देयर वैम्पायर्स ए कल्चरल हिस्ट्री ऑफ किलिंग द डेड में किया गया था। 2005 में जैकमैन ने लंबे समय से सहायक रहे जॉन पालेर्मो के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी सीड प्रोडक्शंस बनाई, जिसका पहला प्रोजेक्ट 2007 में विवा लॉफ्लिन था। जैकमैन की पत्नी डेबोराली फर्नेस भी कंपनी में शामिल हैं, और पालेर्मो ने अपने फर्नेस और जैकमैन के लिए एकता शिलालेख के साथ 3 अंगूठियां बनवाईं। 87 जैकमैन ने कहा, मैं अपने जीवन में जिन भागीदारों के साथ काम करता हूं उनके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूं, डेब और जॉन पालेर्मो। यह वास्तव में काम करता है। हम सभी में अलग अलग ताकत है। मुझे यह पसंद है। यह बहुत रोमांचक है। 88 परोपकार जैकमैन लंबे समय से माइक्रोक्रेडिट के समर्थक हैं। गरीब देशों में संभावित उद्यमियों को बहुत छोटे ऋणों का विस्तार।
वह माइक्रोक्रेडिट के अग्रणी और 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के मुखर समर्थक है। 89, 90, 91, 14 अप्रैल 2009 को जैकमैन ने अपने ट्विटर पेज पर पोस्ट किया कि वह एक व्यक्ति के पसंदीदा गैरलाभकारी संगठन को $1,00,000 का दान देंगे। 92, 21 अप्रैल 2009 को उन्होंने चैरिटी वाटर को $50,000 और ऑपरेशन ऑफ होप को $50,000 दान करने के अपने निर्णय का खुलासा किया। 93, 94 जैकमैन ग्लोबल पॉवर्टी प्रोजेक्ट के वैश्विक सलाहकार हैं, जिसके लिए उन्होंने एक वृत्तचित्र का वर्णन किया। 95 जैकमैन ने डोना करन, लिसा फॉक्स और उनकी पत्नी डेबोराली फर्नेस के साथ न्यूयॉर्क में ग्लोबल पॉवर्टी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का पूर्वावलोकन आयोजित किया। 96 जैकमैन द आर्ट ऑफ एलिसियम, 97 और एमपीटीवी फंड फाउंडेशन का समर्थन करते हैं। 98 और वह और फर्नेस ऑस्ट्रेलिया में बोन मैरो इंस्टीट्यूट के संरक्षक है। 99 दिसंबर 2009 में 21वीं वार्षिक जिप्सी ऑफ द ईयर प्रतियोगिता के दौरान यह घोषणा की गई कि जैकमैन और साथी अभिनेता डेनियल क्रेग ने अपने हिट ब्रॉडवे ड्रामा ए स्टेडी रेन में 6 सप्ताह के पर्दा अपील से ब्रॉडवे केयर्स इक्विटी फाइट्स एड्स के लिए 549,953 जुटाए थे। 100 जैकमैन ने 2011 में ब्रॉडवे केयर्स के लिए अपना समर्थन जारी रखा। ह्यूग जैकमैन बैक ऑन ब्रॉडवे के अपने प्रदर्शन के दौरान लगभग $1 मिलियन जुटाए। 101 जैकमैन ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में 2008 की डॉक्यूमेंट्री द बर्निंग सीजन का भी वर्णन किया। 102 वह वर्ल्ड विजन के राजदूत भी हैं और उन्होंने 21 सितंबर 2009 को जलवायु सप्ताह NYC 103 समारोह में भाग लिया था। 104 105 जैकमैन ने 2011 में लाफिंग मैन कॉफी कंपनी शुरू की। उन्होंने लोअर मैनहट्टन में 2 कैफे स्थापित किए और कॉफी को ऑनलाइन भी बेचा, इससे पहले कि यह क्यूरिग के लिए एक ब्रांड बन जाए। जैकमैन ने 2009 में वर्ल्ड विजन के लिए इथियोपिया की यात्रा के बाद कंपनी की स्थापना की, जहां उनकी मुलाकात डुकाले नामक एक निष्पक्ष व्यापार कॉफी किसान से हुई। लाफिंग मैन कॉफी से होने वाला सारा मुनाफा लाफिंग मैन फाउंडेशन को जाता है, जो दुनिया भर में शैक्षिक कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास और सामाजिक उद्यमियों का समर्थन करता है। 106 107 व्यक्तिगत जीवन जैकमैन ने 11 अप्रैल 1996 को मेलबर्न के एक उपनगर विक्टोरिया के टूराक में सेंट जॉन्स में डेबोराली फर्नेस से शादी की। 108 उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलियाई टीवी शो कोरेली के सेट पर हुई थी। 109 जैकमैन ने व्यक्तिगत रूप से फर्नेस के लिए सगाई की अंगूठी डिजाइन की थी और उनकी शादी की अंगूठियों पर संस्कृत में ओम परमार मैनामार लिखा था, जिसका अनुवाद हम अपने मिलन को एक महान स्रोत को समर्पित करते हैं के रूप में किया गया था। 110 फर्नेस के 2 बार गर्भपात हुए। 111 जिसके बाद उन्होंने और जैकमैन ने 2 बच्चों को गोद लिया। 112 113 114 जैकमैन और उनका परिवार न्यूयॉर्क शहर में रहता है। सितंबर 2023 में जोड़े ने घोषणा की कि वे अलग हो गए हैं। 115 116 117 जैकमैन का पालन पोषण ईसाई धर्म में हुआ था। उन्होंने बचपन में कई पुनरुत्थानों में भाग लिया। 2015 के एक साक्षात्कार में उन्होंने खुद को ईसाई 118 के रूप में पहचाना, लेकिन कहा कि उनके विश्वास का संस्करण उनके पिता से अलग है। वह अपने धर्म को बहुत गंभीरता से लेते हैं और चाहते हैं कि मैं चर्च जाऊं। हमने अपनी अलग अलग मान्यताओं के बारे में चर्चा की है। मुझे लगता है कि इंजील चर्च भी बहुत प्रतिबंधात्मक है। 119 वह प्रतिदिन ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक रूप से उदार स्कूल ऑफ प्रैक्टिकल फिलॉसफी की शिक्षाओं को शामिल करते हैं। 120 नवंबर 2013 में जैकमैन ने घोषणा की कि उन्होंने अपनी नाक से बेसल सेल कार्सिनोमा हटा दिया है। 121 उन्होंने मई 2014 में अपनी नाक से दूसरा कार्सिनोमा हटवाया। एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उन्हें भविष्य में पुनरावृत्ति होने की उम्मीद है। 122 इसके परिणामस्वरूप जैकमैन एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के विभिन्न विश्वव्यापी प्रीमियर में अपनी नाक पर पट्टी बांधकर शामिल हुए और इंस्टाग्राम पर अपने अनुयायियों से सनस्क्रीन लगाने का आग्रह किया। 123 अप्रैल 2023 में जैकमैन ने एक सोशल मीडिया अपडेट में साझा किया कि उनके बायोप्सी के सभी परिणाम नकारात्मक आए हैं।
उन्होंने एहतियात के तौर पर परीक्षण करवाए थे जब उनके डॉक्टर ने ऐसे लक्षण देखे जो डॉक्टर के अनुसार बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। 18 मार्च 2015 को जैकमैन ने खुलासा किया कि उन्हें तुर्की में मंच प्रदर्शन रद्द करना पड़ा क्योंकि उनके बाएं स्वरयंत्र में रक्तस्राव हुआ था। 125 पॉल न्यूटन द्वारा जैकमैन और फर्नेस का एक चित्र 2022 आर्चिबाल्ड पुरस्कार में फाइनलिस्ट था। 127 बेकिंसले ने छोटी उम्र में ही तय कर लिया था कि वह एक अभिनेत्री बनना चाहती है। फिल्मों में डूबी हुई बड़ी हुई। मेरा परिवार व्यवसाय में था। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि मेरे माता पिता को मेरे किसी भी दोस्त के माता पिता की तुलना में अपने काम में बहुत मजा आता है। 24 वह जीन मोरो के अभिनय से प्रेरित थीं। 25 उन्होंने पीडी जेम्स के डिवाइसेस एंड डिजायर्स के आईटीवी रूपांतरण में एक छोटी सी भूमिका के साथ 1991 में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 26 1992 में उन्होंने क्रिस्टोफर एक्लेस्टन के साथ रेचेल्स ड्रीम में अभिनय किया जो कि 30 मिनट का चैनल 4 शॉर्ट था। 27 1993 में वह इमोजेन स्टब्स अभिनीत आईटीवी जासूसी श्रृंखला अन्नाली के पायलट में दिखाई दी। 28 1993 में बेकिंसले ने केनेथ ब्रानग की मच अडो अबाउट नथिंग के बड़े पर्दे के रूपांतरण में हीरो की भूमिका निभाई। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से गर्मियों की छुट्टी के दौरान इटली के टस्कनी में फिल्माया गया था। 29 वह फिल्म के कान फिल्म समारोह के प्रीमियर में शामिल हुईं और इसे एक जबरदस्त अनुभव के रूप में याद किया। किसी ने मुझसे यह भी नहीं कहा कि मैं एक दोस्त को ला सकती हूँ। 16 मैंने डॉक्टर मार्टेंस के जूते पहने हुए थे और मुझे लगता है कि मैंने नाश्ते की ट्रे से फूल अपने बालों में लगा लिया था। 30 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स उनके प्यारे प्रदर्शन से प्रभावित हुए। 31 द न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैम्बी ने उल्लेख किया कि वह और रॉबर्ट सीन लियोनार्ड ठीक दिखते हैं और एक निश्चित भोली ईमानदारी के साथ व्यवहार करते हैं, हालांकि वे अक्सर उनके द्वारा बोले जाने वाले जटिल शब्दों को सुनकर आश्चर्य से सुन्न हो जाते हैं। 32 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $22 मिलियन से अधिक की कमाई की। 33 उन्होंने विश्वविद्यालय में रहते हुए 3 अन्य फिल्में भी बनाईं। 1994 में वह प्रिंस ऑफ जटलैंड में क्रिश्चियन बेल की प्रेमिका के रूप में नजर आईं। यह डेनिश किंवदंती पर आधारित फिल्म थी जिसने शेक्सपियर के हेमलेट को प्रेरित किया। 34 और मर्डर मिस्ट्री अनक्वर्ड में अभिनय किया। 35 1995 में पेरिस में पढ़ाई के दौरान उन्होंने फ्रेंच भाषा की मैरी लुइस ओ ला परमिशन फिल्म बनाई। 36 1995 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के फौरन बाद बेकिंसले ने कोल्ड कंफर्ट फार्म में फ्लोरा पोस्टे की भूमिका निभाई, जो 1930 के दशक की एक नव अनाथ सोशलाइट थी जिसे ग्रामीण इंग्लैंड में दूर के परिवार के सदस्यों के साथ रहने के लिए भेजा गया था। जॉन स्लेजिंगर द्वारा निर्देशित फिल्म स्टेला गिबन्स के उपन्यास का रूपांतरण थी और इसमें जोआना लुमली, एलिन एटकिंस, इयान मैककेलेन, रूफस सेवेल और स्टीफन फ्राई भी थे। बेकिंसले को शुरू में बहुत छोटी माना जाता था, लेकिन निर्देशक को एक विनती पत्र लिखने के बाद उन्हें कास्ट किया गया। 37 वैरायटी के इमानुएल लेवी को एक युवा ग्लेंडा जैक्सन की ताकत और एक युवा जूली क्रिस्टी के आकर्षण की याद दिलाई गई। 38 लॉस एंजल्स टाइम्स के केविन थॉमस। 40 फिल्म ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $5 मिलियन से अधिक की कमाई की। 41 1995 में ही वह हॉन्टेड में दिखाई दीं, जो एक भूत की कहानी थी जिसमें वैरायटी के डेरेक एली को लगा कि वह शारीरिक रूप और मौखिक संतुलन दोनों के साथ स्क्रीन पर छाई हुई हैं। 42 1995 में बेकिंसले ने पहली बार पेशेवर मंच पर उपस्थिति दर्ज कराई, बाथ के थिएटर रॉयल में द सीगल में नीना के रूप में। नाटक की रिहर्सल के दौरान मुलाकात के बाद वह सहकलाकार माइकल शीन के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ गईं। 43 बाद में उन्होंने कहा, मैं बहुत भयभीत महसूस करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यह मेरा पहला नाटक था और मेरी माँ ने पिछले प्रोडक्शन में उनकी समीक्षाएं काट दी थीं। और फिर वह अंदर आए। यह लगभग ऐसा था, भगवान, ठीक है, अब समाप्त हो गया। बस फिर। 44 द इंडिपेंडेंट के इरविंग वार्डले ने महसूस किया कि कास्टिंग, जिसमें माइकल शीन की ज्वालामुखीय कोस्टिया और केट बेकिंसले की लगातार ठंडी नीना शामिल है, मुख्य रूप से स्पॉट ऑन है। 45 1996 की शुरुआत में उन्होंने 2 और नाटकों में अभिनय किया,
रॉयल कोर्ट थिएटर में स्वीट हार्ट 46 और बुश थिएटर में क्लॉक्स एंड व्हिसल 47। बेकिंसले ने इसके बाद जेन ऑस्टेन की एम्मा के आईटीवी रूपांतरण में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने मार्क स्ट्रॉन्ग के मिस्टर नाइटली और सामंथा मॉर्टन की हैरियट स्मिथ की एम्मा की भूमिका निभाई। बेकिंसले ने अपने चरित्र के बारे में कहा है, आपको एम्मा को पसंद करना जरूरी नहीं है, आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक युवा लड़की का परिवार उसके अपमानजनक व्यवहार से परेशान हो सकता है और फिर भी उससे प्यार करता है। 37। यह कार्यक्रम 1996 की शरद ऋतु में प्रसारित किया गया था, ग्वेनेथ पाल्ट्रो द्वारा उसी कहानी के फिल्म रूपांतरण में अभिनय करने के कुछ ही महीने बाद। 37। द न्यूयॉर्क टाइम्स के कैरन जेम्स ने महसूस किया कि सुश्री बेकिंसले की एम्मा सुश्री पाल्ट्रो की तुलना में अधिक साधारण दिखती हैं, वह पूरी तरह से अधिक विश्वसनीय और मज़ेदार हैं। 48। द इंडिपेंडेंट के जोनाथन ब्राउन ने बेकिंसले की व्याख्या को एम्मा के रूप में सबसे स्थायी आधुनिक प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया है। 49। नवंबर 2012 की रिलीज में जैकमैन ने एनिमेटेड फिल्म राइज ऑफ द गार्डियंस में ईस्टर बनी मुंड ईस्टर बनी की भूमिका को आवाज दी। 55। जबकि उनकी छवि को स्पिंफ उपन्यास टेनिथ लो में स्कलग्री प्लीजेंट चरित्र सारासेन रुए का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाइसेंस दिया गया था। द मेल्फिसेंट 7 दिसंबर 2012 में प्रकाशित हुआ। 56। जैकमैन ने टॉम हूपर की लेस मिजरेबल्स में जीन वल्जेन के रूप में अभिनय किया, जो संगीत का एक रूपांतरण था। फिल्म 25 दिसंबर 2012 को खुली। 57, 58, 59 भूमिका के लिए उन्होंने 15 पाउंड वजन कम किया और बाद में अपने चरित्र की नई सफलता को प्रतिबिंबित करने के लिए उन्हें 30 पाउंड फिर से हासिल करने पड़े। 60 उन्होंने इस प्रदर्शन के लिए जनवरी 2013 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर 61। जैकमैन जनवरी 2013 में केट विंसलेट के साथ मूवी 43 में दिखाई दिए, जो एक कॉमेडी थी। 62 जैकमैन अभिनेत्री क्रिस्टन वाइग के साथ कॉमेडी हिप हॉप समूह द लोनली आइलैंड के तीसरे एल्बम द वैक एल्बम, जो जून 2013 में रिलीज हुआ था, के एक गीत यू हैव गॉट द लुक में दिखाई दिए थे। जैकमैन ने नाटक द रिवर में ब्रॉडवे में लौटे, जो अक्टूबर 2014 से फरवरी 2015 तक सर्किल इन द स्क्वायर थिएटर में चला। 63 जैकमैन अपनी 2017 की फिल्म द ग्रेटेस्ट शोमैन के जापानी प्रीमियर पर। नवंबर और दिसंबर 2015 में जैकमैन ने अपने शो ब्रॉडवे 2 ओज के साथ ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दौरा किया। उन्होंने ब्रॉडवे म्यूजिकल के कई गाने गाए, लेस मिजरेबल्स से लेकर पीटर एलन ट्रिब्यूट, जिसमें आई स्टिल कॉल ऑस्ट्रेलिया होम जैसे क्लासिक्स शामिल हैं, अपने 150 पीस ऑर्केस्ट्रा, गाना बजाने वालों और बैकअप डांसरों के साथ। 64 यह शो मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना से शुरू हुआ और क्वांटास क्रेडिट यूनियन एरिना, ब्रिस्बेन एंटरटेनमेंट सेंटर, एडिलेड एंटरटेनमेंट सेंटर और पर्थ एरिना तक गया। इसके बाद जैकमैन ने फिल्म पैन में खलनायक ब्लैकबर्ड का किरदार निभाया, जो जेएम बैरी के किरदारों पीटर पैन और कैप्टन हुक की बैकस्टोरी के इर्दगिर्द घूमती है। फिल्म को आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 65 2016 में जैकमैन ने एडी द ईगल में काल्पनिक स्की कोच ब्रोंसन पीरी की भूमिका निभाई। 66 जिसमें दिखाया गया कि कैसे एडी द ईगल एडवर्ड्स 1988 में ओलंपिक्स की जंपिंग में ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले प्रतियोगी बने। 67 जैकमैन ने 2016 की फिल्म एक्समैन एपोकैलिप्स में वुल्वरिन के रूप में एक बिना श्रेय के कैमियो किया था। 68 2017 में उन्होंने तीसरी वुल्वरिन फिल्म लोगान में अंतिम बार चरित्र को दोहराया। 69 जैकमैन के प्रदर्शन और फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और इसे अब तक की सबसे महान सुपरहीरो फिल्मों में से एक माना जाता है। 70 वुल्वरिन के रूप में अपने 17 साल के लंबे प्रदर्शन के लिए जैकमैन ने हॉलीवुड रिपोर्टर की अब तक की सबसे महान सुपरहीरो फिल्म प्रदर्शनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। 71 उस वर्ष उन्होंने संगीत में द ग्रेटेस्ट शोमैन में पीटी बार्नम के रूप में भी अभिनय किया। 72 उन्हें फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी नामांकन के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। 2018 में
उन्होंने जेसन रीटमैन की राजनीतिक ड्रामा फिल्म द फ्रंट रनर में अमेरिकी सीनेटर गैरी हार्ट की भूमिका निभाई, जिसमें 1988 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में हार्ट के उदय और उसके बाद मीडिया में उनके विवाहेतर संबंध की खबरें आने के बाद उनकी प्रतिष्ठा में गिरावट को दर्शाया गया। 2019 में उन्होंने एनिमेटेड फिल्म मिसिंग लिंक में सर लियोनेल फ्रॉस्ट के किरदार को आवाज दी। 2019 वर्तमान कॉन्सर्ट टूर द म्यूजिक मैन और वुल्वरिन का पुनः प्रदर्शन। 2019 में जैकमैन द मैन द म्यूजिक द शो नामक अपने पहले विश्व दौरे पर गए, जिसमें एल्बम द ग्रेटेस्ट शोमैन, ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक और ब्रॉडवे हॉलीवुड म्यूजिकल नंबरों के गाने प्रस्तुत किए गए। 74-88 शो वाले इस दौरे में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया का दौरा किया गया। इसकी शुरुआत मई 2019 में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुई और अक्टूबर 2019 में सैन एंटोनियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका समापन हुआ। 2019 क्वींस बर्थडे ऑनर्स में जैकमैन को एक प्रशंसित अभिनेता और कलाकार के रूप में प्रदर्शन कलाओं के लिए और वैश्विक समुदाय के लिए, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन के समर्थक के रूप में उत्कृष्ट सेवा के लिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नियुक्त किया गया। 76-77 TMTMTS दौरे के दौरान जैकमैन का प्रदर्शन। जैकमैन ने कॉमेडी ड्रामा बैड एजुकेशन 2019 में एलिसन जेनी के साथ अभिनय किया। 78 जैकमैन और लॉरा डर्न ने फ्लोरियन जेलर की फिल्म द सन में अभिनय किया, जिसे जेलर के इसी नाम के नाटक से रूपांतरित किया गया था। 79-80 वह द म्यूजिक मैन के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे पर लौटे, जिसमें उन्होंने हेरोल्ड हिल की भूमिका निभाई, जिसका पूर्वावलोकन दिसंबर 2021 में शुरू हुआ और फरवरी 2022 से जनवरी 2023 तक खेला गया। 81 अपने प्रदर्शन के लिए जैकमैन को एक संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन मिला। 82 पुनरुद्धार को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 83 जैकमैन ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर आधारित रयान रेनॉल्ड्स अभिनीत डेडपूल एंड वुल्वरिन में वुल्वरिन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 84 इसे 26 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया। 85 वुल्वरिन की भूमिका को फिर से निभाने के लिए प्रशिक्षण के बारे में जैकमैन ने कहा, मैं रोमांचित था। शुरुआत में मेरा शरीर थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन मैं रोमांचित था कि मेरा शरीर अभी भी प्रतिक्रिया दे रहा था और मुझे एहसास हुआ कि यह आपके मस्तिष्क के लिए कितना अच्छा है। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है खाना। मुझे बहुत खाना पड़ता है। मेरे लिए, मेरे शरीर के प्रकार के लिए, मैं स्वाभाविक रूप से पतला हूँ। आकार प्राप्त करना, यही सबसे कठिन हिस्सा है। यही वह हिस्सा है जो मेरे सिर में दर्द पैदा करता है। 86 हाई स्कूल में जैकमैन रग्बी यूनियन और क्रिकेट खेलते थे, ऊंची कूद में हिस्सा लेते थे और तैराकी टीम में थे। 11 उन्हें बास्केटबॉल और कैकिंग का शौक है। 128 उन्होंने नॉर्विच सिटी एफसी को अपना समर्थन देते हुए फुटबॉल में रुचि व्यक्त की है। 129 संयुक्त राज्य अमेरिका में जैकमैन मेजर लीग सॉकर के फिलाडेल्फिया यूनियन का समर्थन करते हैं। जून 2010 में पीपीएल पार्क में एक मैच में भाग लेते हैं। 130 जैकमैन ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल लीग में पोर्ट एडिलेड फुटबॉल क्लब का समर्थन करते हैं और एक बार शोडाउन क्लैश से पहले टीम को प्रोत्साहित भी किया था। 131 वह सिडनी के उत्तरी समुद्र तटों पर स्थित नेशनल रग्बी लीग NRL क्लब मैनलीवारिंगा सी ईगल्स के लंबे समय से प्रशंसक और समर्थक है। 132 उन्होंने 1999 NRL ग्रैंड फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रगान गाया था। 133 जैकमैन ने WWE मंडे नाइट रॉ के 19 सितंबर 2011 के संस्करण में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डॉल्फ जिगलर पर जीत में जैक राइडर की सहायता की, जब उन्होंने रेफरी की नज़रों से ओझल रहते हुए चैंपियन के जबड़े पर मुक्का मारा था। 134 135 जैकमैन गिटार, पियानो और वायलिन बजाते हैं। 136 137 वह योग भी करते हैं। 138 और 1992 से स्कूल ऑफ प्रैक्टिकल फिलॉसफी के सदस्य हैं। 139 जैकमैन 20 साल की उम्र से ही ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ने मेरी आंखें कभी नहीं खोली हैं। यह मुझे शांत और खुश करता है और ठीक है,
यह मुझे एक बहुत ही अस्तव्यस्त जीवन में कुछ शांति और चुप्पी देता है। अब वह डेविड लिंच फाउंडेशन की मदद करते हैं ताकि पीटीएसडी पीड़ितों से लेकर शहर के बच्चों तक सभी को ध्यान मिल सके। 140, 141 जैकमैन कई हाई प्रोफाइल ब्रांड्स का चेहरा रहे हैं। वह मोंटब्लैंक के वैश्विक राजदूत हैं। 142 वह मार्च 2019 से आरएम विलियम्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। 143 अभिनय श्रेय और प्रशंसा। मुख्य लेख ह्यूग जैकमैन के प्रदर्शनों की सूची और ह्यूग जैकमैन द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। इस अनुभाग में कोई स्रोत नहीं दिया गया है। कृपया विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें। स्रोतहीन सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। अगस्त 2024 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। जैकमैन स्क्रीन और स्टेज दोनों पर प्रमुख हैं और उन्हें अपने काम के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। इनमें एक एमी अवार्ड, एक ग्रैमी अवार्ड, 2 टोनी अवार्ड, एक मानद और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें एक अकादमी अवार्ड और एक बाफ्टा फिल्म अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला है। 2001 में रोमांटिक फंतासी फिल्म केट एंड लियोपोल्ड में जैकमैन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। द बॉय फ्रॉम ओज के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में पीटर एलन की भूमिका के लिए उन्हें 2004 में 58वें टोनी अवार्ड्स में म्यूजिकल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी अवार्ड मिला। समारोह की मेजबानी के लिए उन्हें अगले साल वैरायटी या म्यूजिक प्रोग्राम में उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए प्राइमटाइम एमी अवार्ड मिला। लेस मिजरेबल्स के 2012 के फिल्म रूपांतरण में जीन वल्जेन की भूमिका के लिए जैकमैन ने गोल्डन ग्लोब जीता और उन्हें एकेडमी पुरस्कार, बाफ्टा, क्रिटिक्स च्वाइस और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एसएजी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। साथ ही क्रिटिक्स च्वाइस और सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए एसएजी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्हें संगीत में बायोपिक द ग्रेटेस्ट शोमैन 2017 में पीटी बरम की भूमिका के लिए अपना तीसरा गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। फिल्म के साउंड ट्रैक ने उन्हें 2019 में विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक का ग्रैमी पुरस्कार दिलाया। जैकमैन को अपना चौथा गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला, इस बार 2022 की फिल्म द सन। जैकमैन को 2012 में स्पेशल टोनी अवार्ड मिला और द म्यूजिक मैन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 2022 में एक म्यूजिकल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी अवार्ड के लिए फिर से नामांकित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें एर्स्किनविले किंग्स 1999 और द प्रेस्टीज 2006 में उनकी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आक्टा अवार्ड के लिए नामांकन मिला है। साथ ही लेस मिजरेबल्स में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आक्टा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला है। अपनी उपलब्धियों के बीच जैकमैन 4 ऑस्ट्रेलियाई लोगों में से एक हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वह सभी 4 प्रमुख अमेरिकी मनोरंजन पुरस्कारों EGOT के लिए नामांकन प्राप्त करने वाले कुछ कलाकारों में से एक है। इसके अलावा एक प्रतिस्पर्धी एमी, ग्रैमी और टोनी जीतने के बाद जैकमैन ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग और EGOT दोनों को हासिल करने से बस ऑस्कर दूर हैं। कैथरीन रोमानी बेकिंसले, जन्म 26 जुलाई 1973, 1, 2, 3, एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। अभिनेता रिचर्ड बेकिंसले और जूडी लो की इकलौती संतान, उन्होंने 1992 में नोएल कावर्ड के हे फीवर के निर्माण में मंच पर अपनी शुरुआत की। 1993 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान केनेथ ब्रानग के रूपांतरण मच अडो अबाउट नथिंग में एक संक्षिप्त भूमिका के साथ अपनी नाटकीय फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने प्रिंस ऑफ जुटलैंड 1994, कोल्ड कंफर्ट फार्म 1995, एम्मा 1996 और द गोल्डन बाउल 2000 जैसी कई ब्रिटिश कॉस्ट्यूम ड्रामा में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने पर्ल हार्बर 2001, सेरेंडिपिटी 2001, द एविएटर 2004 और क्लिक 2006 में भी अभिनय किया। अंडरवर्ल्ड फिल्म सीरीज 2003 से 2016 में सेलेन की भूमिका निभाने के बाद से बेकिंसले को एक्शन फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसमें वैन हेल्सिंग 2004, व्हाइट आउट 2009, कॉन्ट्राबैंड 2012, टोटल रिकॉल 2012 और जॉल्ट 2021 शामिल हैं, जबकि छोटे पैमाने के नाटक स्नो एंजल्स
2007, नथिंग बट द ट्रूथ 2008, एवरीबॉडीज फाइन 2009, लव एंड फ्रेंडशिप 2016 और द ओनली लिविंग बॉय इन न्यूयॉर्क 2017 में उनकी भूमिकाओं के लिए भी प्रशंसा अर्जित की। वह सीमित श्रृंखला द विडो 2019 में टेलीविजन पर लौटी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कैथरीन रोमानी बेकिंसले का जन्म 26 जुलाई 1973 को लंदन के चिस्विक जिले में हुआ था। 4-5 वे अभिनेता रिचर्ड बेकिंसले और जूडी लो की इकलौती संतान थीं। 6 उनके पिता की पहली शादी से उनकी एक सौतेली बहन थी, अभिनेत्री सामंथा बेकिंसले। 6 उनके पिता आंशिक रूप से बर्मी वंश के थे। 7-8 उनके माता पिता ने 1977 तक शादी नहीं की थी, बेकिंसले के नर्सरी स्कूल शुरू करने से पहले। 9 जब उन्होंने 4 साल की उम्र में अपने पिता को समर्पित दिस इज योर लाइफ के एक एपिसोड में पहली बार टेलीविजन पर उपस्थिति दर्ज कराई थी। 10 जब वे 5 साल की थीं, तब उनके पिता की 31 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। वह इस नुकसान से बहुत सदमे में थीं और बुरी चीजों के होने की उम्मीद करने लगीं। 11-6 जब बेकिंसले 9 साल की थीं, तब उनकी विधवा मां निर्देशक रॉय बैटर्सबी के साथ रहने लगीं और उनका पालन पोषण उनके 4 बेटों और बेटी के साथ हुआ। 12 उनका अपने सौतेले पिता के साथ घनिष्ठ संबंध था। 6 जो उनकी युवावस्था के दौरान वर्कर्स रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य थे। 13 उन्होंने छोटी लड़की के रूप में ट्रॉट्स्कीवादी अखबार द न्यूज लाइन को बेचने में मदद की और कहा कि बीबीसी द्वारा बैटर्सबी की ब्लैकलिस्टिंग के बाद घर का फोन टैप किया गया था। 13 पारिवारिक मित्रों में केन लोच और वैनेसा रेडग्रेव शामिल थे। 13 बेकिंसले की शिक्षा वेस्ट लंदन के है एमरस्मिथ में लड़कियों के लिए एक स्वतंत्र स्कूल गोडोल्फिन और लैटिमर स्कूल में हुई थी और वह ऑरेंज ट्री यूथ थिएटर से जुड़ी हुई थी। 14 वह कथा और कविता दोनों के लिए WH स्मिथ यंग राइटर्स अवार्ड की 2 बार विजेता रहीं। 15 उसने खुद को एक देर से खिलने वाली के रूप में वर्णित किया है। मेरे सभी दोस्त मुझसे बहुत पहले लड़कों को चूम रहे थे और साइडर पी रहे थे। मुझे यह वास्तव में निराशाजनक लगा कि हम कैंप फायर नहीं बना रहे थे और हर कोई इस तरह की चीजें कर रहा था। 16 वह 15 साल की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित हो गई और उसे एनोरेक्सिया हो गया। 17 और 4 साल तक फ्राइडियन मनोविश्लेषण से गुजरना पड़ा। 6 बेकिंसले ने स्कूल में रूसी का अध्ययन किया। 18 और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में फ्रेंच और रूसी साहित्य पढ़ा और बाद में उनके समकालीन विक्टोरिया कोरन मिशेल ने उन्हें बहुत चतुर, थोड़ा पागल और बहुत आकर्षक के रूप में वर्णित किया। 19 वह रॉय किन्नर की बेटी किस्टी के साथ दोस्त बन गईं। 20 वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक सोसाइटी से जुड़ी थीं, विशेष रूप से ऑक्सफोर्ड प्लेहाउस में ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज के प्रोडक्शन में साथी छात्र टॉम हूपर द्वारा निर्देशित किया जाना। 21 आधुनिक भाषाओं की छात्रा के रूप में उन्हें अपना तीसरा वर्ष विदेश में बिताना पड़ा और उन्होंने पेरिस में अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने अपने उभरते अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्वविद्यालय छोड़ दिया। यह उस बिंदु पर पहुंच रहा था जहां आजीविका। 2004 के एक साक्षात्कार में अभिनेत्री ने उल्लेख किया कि उनकी टिप्पणियां परेशान करने वाली थीं। 83 और कहा कि उसने चमड़े की पतलून पहनी थी क्योंकि बाहर बर्फबारी हो रही थी। यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे मैंने निप्पल रिंग पहन रखी थी। 84 वह आभारी महसूस करती थी कि उसे छोटी उम्र में इस तरह की आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा। अगर मैं छोटी उम्र में किसी फिल्म के सेट पर जाती और कोई कहता तुम थोड़ी अजीब दिखती हो, क्या तुम डाइट पर जा सकती हो, तो मैं शायद इमारत से कूद जाती। उस समय मेरे पास उस परिप्रेक्ष्य को रखने का आत्मविश्वास नहीं था। 80 हालांकि 2011 में बोलते हुए उसने कहा कि वह की बहुत शौकीन थी। 85 पर्ल हार्बर को नकारात्मक समीक्षा मिली। एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने उत्सुक आंखों वाली, गहरे लाल रंग के होंठों वाली केट बेकिंसले की प्रशंसा की। वह दुर्लभ अभिनेत्री जिसकी बुद्धिमत्ता उसे कामुकता से भर देती है। वह पार्कर पोसी की तरह है जिसमें कोई व्यंग्य नहीं है। 86 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने टिप्पणी की कि श्री ए फ्लेक और सुश्री बेकिंसले अपनी संवादों के साथ जो कर सकते हैं करते हैं और असली फिल्म सितारों की साटन जैसी चमक बिखेरते हैं। 87 हालांकि
यूएसए टुडे के माइक क्लार्क ने महसूस किया कि आमतौर पर आकर्षक केट बेकिंसले अस्पताल में अपने सहकर्मियों की तरह ही ऐसे तीखे मेकअप के नीचे बेवजह डूबी हुई हैं, जिसे उस दौर की अभिनेत्रियां भी नहीं पहनती थीं। 88 यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $449 मिलियन की कमाई की। 89 2001 में बेकिंसले की दूसरी फिल्म उपस्थिति रोमांटिक कॉमेडी सेरेंडिपिटी में थी, जिसमें उन्होंने जॉन क्यूसैक की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। इसे पर्ल हार्बर के ठीक बाद फिल्माया गया था और बेकिंसले को कुछ अधिक परिचित चीज पर लौटना एक वास्तविक राहत की बात लगी। 60 तुरान ने आकर्षक और विश्वसनीय लीड की प्रशंसा की और कहा कि बेकिंसले ने कोल्ड कंफर्ट फार्म, द गोल्डन बाउल और द लास्ट डेज ऑफ डिस्को में जो मजबूत छाप छोड़ी थी उसे और मजबूत किया है। बहुत बदनाम पर्ल हार्बर में अपनी उपस्थिति से अच्छी तरह से उबरने के बाद 90 यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने महसूस किया कि कोल्ड कंफर्ट फार्म के बाद से किसी भी अन्य फिल्म में बेकिंसले की प्रतिभा का प्रभावी ढंग से दोहन नहीं किया गया है। 91 मैकार्थी ने उन्हें ऊर्जावान और आकर्षक पाया। 92 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने उन्हें चमकदार लेकिन दृढ़ निश्चयी बताया। 93 फिल्म की एक अप्रशंसनीय समीक्षा में रोजर एबर्ट ने उन्हें एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया, लेकिन इस मूर्ख की भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त नहीं। 94 फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $77 मिलियन से अधिक की कमाई की है। 95 2002 में बेकिंसले ने लिसा चोलोडेंको की लॉरेल कैनन में अभिनय किया, एक सख्त अकादमिक के रूप में जो खुद को अपनी मुक्तात्मा वाली भावी सास के प्रति तेजी से आकर्षित पाती है। स्वतंत्र फिल्म बेकिंसले के लिए प्रिंस ऑफ जटलैंड के सहकलाकार क्रिश्चियन बेल के साथ काम करने का एक और अवसर था। उन्हें उनका सेक्स सीन अजीब लगा क्योंकि वह बेल को अच्छी तरह से जानती थीं। अगर यह कोई अजंबी होता तो यह आसान होता। 96 जबकि बेल की मां के रूप में फ्रांसिस मैकडोरमैंड के प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई, बेकिंसले को नकारात्मक समीक्षा मिली। होल्डन ने पाया कि फिल्म सुश्री बेकिंसले के अपवाद के साथ शानदार अभिनय करती है, जिसका तनावपूर्ण रंगहीन एलेक्स किसी भी आंतरिक जीवन को व्यक्त नहीं करता है। 97 आलोचक लिसा श्वार्ज़बाम उबाऊ पात्रों से प्रभावित नहीं थीं और उन्होंने विशेष रूप से बेल और बेकिंसले के उधम मचाने वाले अभिनय की आलोचना की। 98 फिल्म ने दुनिया भर में $4 मिलियन से अधिक की कमाई की है। 99 2003 से 2006 एक्शन भूमिकाएं बेकिंसले 53वें सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2005 2003 की अंडरवर्ल्ड में एक पिशाच की भूमिका निभाने के बाद बेकिंसले एक एक्शन स्टार के रूप में जानी जाने लगी। यह फिल्म उनके पिछले काम से काफी अलग थी और बेकिंसले ने कहा है कि वह कुछ पीरियड स्टफ और फिर कई रोमांटिक कॉमेडीज में दिखाई देने के बाद गति के बदलाव के लिए आभारी हैं। 100 उन्होंने आगे कहा कि मेरे लिए एक एक्शन हीरोइन की भूमिका निभाना और वह सारा प्रशिक्षण लेना काफी चुनौतीपूर्ण था, जब वास्तविक जीवन में गेंद को पकड़ नहीं पाती अगर वह मेरी ओर आ रही हो। 101 फिल्म को नकारात्मक से लेकर मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन यह एक आश्चर्यजनक बॉक्स ऑफिस हिट रही और इसने एक पंथ का निर्माण किया। 102 इसके अलावा 2003 में उन्होंने गैरी ओल्डमैन और मैथ्यू मैकोनागी के साथ कम देखी गई टिप्टोज में अभिनय किया। 103 2004 में बेकिंसले ने एक्शन हॉरर फिल्म वैन हेल्सिंग में अभिनय किया। वह 2 साल में अपनी दूसरी एक्शन फिल्म में दिखाई देने से बहुत हैरान थीं। यह एक बहुत अच्छी भूमिका की तरह लग रही थी। 104 बेकिंसले फिल्मांकन के समय अपने दीर्घकालिक प्रेमी माइकल शीन से अलग हुई थीं और उन्होंने निर्देशक स्टीफन सोमरस और सहकलाकार ह्यूग जैकमैन द्वारा सेट पर बनाए गए गर्मजोशी भरे माहौल की सराहना की। मुझे वास्तव में लगा कि स्टीफन और ह्यूग जैसे लोगों के साथ काम करने से मेरे लिए वह सब कुछ संभव हो पाया जिससे मैं गुजर रही थी। 105 फिल्म ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $120 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में $300 मिलियन से अधिक की कमाई की, लेकिन इसकी समीक्षा अच्छी नहीं हुई। 106 107 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल 108 द न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर के रेक्स रीड ने महसूस किया कि उन्हें एक नए एजेंट की सख्त जरूरत थी। 109
1997 में बेकिंसले उस वर्ष की सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल ब्रिटिश फिल्मों में से एक कॉमेडी शूटिंग फिश में स्टुअर्ट टाउनसेंड के साथ दिखाई दी। 51 एने अभी अपने ज्ञान दांत निकलवाए थे। बेकिंसले ने बाद में शुरुआती ऑडिशन के बारे में याद किया। यह बहुत मजबूत दर्द निवारक दवाओं पर भी थी, इसलिए यह सबसे पारंपरिक बैठक नहीं थी। 52 एली ने एक अविश्वसनीय रूप से शांत प्रदर्शन के बारे में लिखा। 53 थॉमस ने महसूस किया कि वह एक अभिजात वर्ग के रूप में चमकती है जो काफी आत्मविश्वास के साथ आपदा का सामना कर रही है। 54 उन्होंने होडर एंड स्टॉटन ऑडियोबुक के लिए ऑस्टेन की एम्मा। 55 और बीबीसी रेडियो 4 के लिए डायना हेनरी की द प्रपोजल का वर्णन। 58 अमेरिका जाने से पहले बेकिंसले की आखिरी फिल्म में उन्होंने चैनल 4 की एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास में एलिस की भूमिका निभाई, जो जुलाई 1998 में रिलीज हुई। 59 1998 से 2002 हॉलीवुड में कदम रखा। अपने करियर के इस मोड़ पर बेकिंसले ने संयुक्त राज्य अमेरिका में काम की तलाश शुरू की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह एक सचेत निर्णय नहीं था। मेरा प्रेमी ब्रॉडवे पर एक नाटक में था, इसलिए हम न्यूयॉर्क में आ गए और मेरे ऑडिशन अमेरिकी फिल्मों के लिए हुए। 60 उन्होंने 1998 की द लास्ट डेज ऑफ डिस्को में क्लो सेविग्नी के साथ अभिनय किया। वहिट स्टिलमैन की फिल्म 1980 के दशक की शुरुआत में मैनहट्टन डिस्को दृश्य में सामाजिकरण करने वाले ज्यादातर आइवी लीग और हैम्पशायर कॉलेज के स्नातकों के समूह पर केंद्रित थी। बेकिंसले के अमेरिकी उच्चारण की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। 61 62 63 लॉस एंजल्स टाइम्स के केनेथ तुरान ने महसूस किया कि बॉसी चार्लोट के रूप में उनकी भूमिका खूबसूरती से निभाई गई थी। 64 वैरायटी के टॉर मैकार्थी फिल्म से प्रभावित नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें बेकिंसले शामिल हैं, जो लगातार काले रंग की पोशाकों में अविश्वसनीय लग रही हैं, जिनका किरदार आपको परेशान कर सकता है, भले ही अभिनेत्री ऐसा न करे। 65 उनके प्रदर्शन ने उन्हें लंदन क्रिटिक्स सर्किल फिल्म अवार्ड दिलाया। 66 फिल्म ने दुनिया भर में $3 मिलियन की कमाई की। 67 1999 में बेकिंसले क्लेयर डेंस के साथ ब्रोकडाउन पैलेस में दिखाई दीं। यह दो युवा अमेरिकियों के बारे में एक नाटक था जिन्हें विदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन यात्रा पर थाई न्याय प्रणाली से निपटने के लिए मजबूर किया गया था। तब 26 वर्षीय बेकिंसले ने एक युवा लड़की की भूमिका निभाई थी। 68 डेंस को शूटिंग के दौरान बेकिंसले के साथ दोस्त बनने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें वह जटिल और कंटीली लगी। 69 मैकार्थी ने कहा कि मुख्य भूमिकाएं आज के दृश्य में देखने लायक दो युवा अभिनेत्रियों के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि करती हैं। बेकिंसले को स्तरित चरित्र लक्षणों और भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत प्रभावी पाते हुए। 70 डेंस और बेकिंसले असाधारण रूप से प्रतिभाशाली युवा अभिनेत्रियां हैं, थॉमस ने कहा। 73 2000 की द गोल्डन बाउल ने बेकिंसले की बेटी के जन्म के बाद पहली भूमिका को चिन्हित किया। मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन हेनरी जेम्स के उपन्यास पर आधारित था और इसमें उमा थुरमन और जेरेमी नॉर्थम ने भी अभिनय किया था। बेकिंसले के साथ ही माइकल शीन ने फिल्म के सेट पर नॉर्थम को मारा जब वह बेकिंसले को एक लाइन भूल जाने के लिए डांटने के लिए उनके ट्रेलर तक उनका पीछा किया। 74 होल्डन ने कहा, 4 प्रमुख प्रदर्शनों में से सबसे संतोषजनक ब्रिटिश कलाकारों सुश्री बेकिंसले और श्री नॉर्थम का है, जो भावनात्मक छिपाव की परतों में अपने अमेरिकी समकक्षों से बेहतर हैं। बेकिंसले के प्रदर्शन की प्रत्येक धड़कन को जोड़ते हुए सटीक रूप से पंजीकृत करता है। 75 थॉमस को लगा कि उनका प्रदर्शन उन्हें एक नए करियर स्तर पर ले जाएगा। 76 77 फिल्म ने दुनिया भर में $5 मिलियन से अधिक की कमाई की। 78 बेकिंसले 2001 में युद्ध फिल्म पर्ल हार्बर में एक प्रमुख भूमिका के साथ प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंची, जिसमें उन्होंने 2 पायलटों के बीच फंसी एक नर्स की भूमिका निभाई थी, जिसका किरदार बेन एफ्लेक और जोश हार्टनेट ने निभाया था। वह इस परियोजना की पटकथा से आकर्षित हुई थीं। इन दिनों ऐसी पटकथा पढ़ना बहुत असामान्य है जिसमें पुराने ज़माने के मूल्य हों, नैतिकता नहीं बल्कि फिल्म के मूल्य। यह एक बड़ा व्यापक महाकाव्य है, आपको ऐसा करने का मौका कभी नहीं मिलता। 79
निर्देशक माइकल बे को शुरू में अभिनेत्री को कास्ट करने पर संदेह था। पहले तो मैं उसके बारे में निश्चित नहीं था। उसने अपने स्क्रीन टेस्ट में काले चमड़े की पतलून पहनी थी और मुझे लगा कि वह थोड़ी गंदी है। इस महिला को एक वेश्या के रूप में सोचना आसान था। 80 उन्होंने अंततः उसे काम पर रखने का फैसला किया क्योंकि वह बहुत सुंदर नहीं थी। जब महिलाएं किसी को बहुत सुंदर देखती हैं तो वे परेशान हो जाती हैं। 81 उन्होंने उसे फिल्मांकन के दौरान वजन कम करने के लिए कहा। 82 तो दोस्तों इसका जो पिछला पार्ट था वैन हेल्सिंग का, वो हमें 7 मई 2004 को देखने को मिला था। बाकी 131 मिनट उसकी टोटल रनिंग लाइन थी। साथ ही साथ 160 से 170 मिलियन डॉलर्स का इसका बजट था। साथ ही साथ इसे जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 300.2 मिलियन का इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था, वो इस मूवी को सुपर डुपर हिट बनाता है। बाकी उसका दूसरा पार्ट आने वाला है, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी बता दी है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।